नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट यानी क्यूसिम लॉन्च किया गया। डेटा सुरक्षा कानून के अभाव में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एफआरटी के बढ़ते उपयोग ने चिंताएं उत्पन्न की हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों ने वित्त वर्ष 2019-20 में 3,429.56 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता है और 7 हिमालयी जल विद्युत परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने के लिए मंत्रालयों ने सहमति व्यक्त की। और अब खबरें विस्तार से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर यानी क्यूसिम टूल किट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में लागत प्रभावी तरीके से अनुसंधान करने में सक्षम बनाना है। क्यूसिम प्लेटफॉर्म भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी रुड़की और प्रगत संगणन विकास केंद्र सीडेक के समन्वय से निर्मित किया गया है। क्यूसिम से वैज्ञानिकों को उन क्वांटम प्रभावों का अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त होगी जिनका किसी प्रयोगशाला में अध्ययन करना अन्यथा कठिन होता है। क्वांटम एल्गोरिदम को विकसित करने और डीबगिंग यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों का निराकरण करना, इन सब में मदद मिलेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम थ्योरी सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी विकसित करने पर केंद्रित है। ये सिद्धांत प्रौद्योगिकी क्वांटम स्तर पर ऊर्जा तथा पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करते हैं। पारंपरिक कंप्यूटरों की तरह 0 या 1 के द्वारा दर्शाए गए बिट्स का उपयोग करके जानकारी संग्रहित करने की बजाय क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में 0, 1 या दोनों के रूप में सूचना को एनकोड करने के लिए क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। ये क्वांटम भौतिकी के 2 प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। एक है सुपरपोजिशन और दूसरा है एंटेंगलमेंट। क्वांटम वर्चस्व की दिशा में भारत द्वारा कई उपाय किए गए हैं। जैसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में क्वांटम कंप्यूटर्स के निर्माण की आधारशिला रखने के लिए क्वांटम सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आरंभ किया है। आइए अब आपको बताते हैं क्यूसिम टूल किट की विशेषताएं। सहज ज्ञान युक्त उपयोगकर्ता इंटरफेस यानी इंट्यूसिव यूजर इंटरफेस यूआई। ये क्वांटम प्रोग्राम बनाने, तत्काल सर्किट निर्माण और सिमुलेटेड आउटपुट पर विचार करने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरा है सिमुलेट नाइजी क्वांटम लॉजिक सर्किट। ये क्वांटम सर्किट को शोर के साथ और बिना शोर के अनुकरण करने में मदद करता है। साथ ही ये परीक्षण भी करता है कि उन विभिन्न एल्गोरिदम अपूर्ण क्वांटम घटकों के साथ ये सर्किट कितने बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, जो वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुकरण करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा प्रीलोडेड क्वांटम एल्गोरिदम क्यूसिम क्वांटम प्रोग्राम्स और एल्गोरिदम से संपन्न ये सुविधा उपयोगकर्ताओं को एक शुरुआती मार्ग प्रदान करती है। उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग के साथ एकीकरण। इसमें विविध उपयोगकर्ता अलग अलग क्यूबिट कॉन्फ़िगरेशन सहित एक साथ कई कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। अगली खबर डेटा सुरक्षा कानून से संबंधित है। डेटा सुरक्षा कानून के अभाव में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी एफआरटी चेहरा पहचान प्रौद्योगिकी प्रणाली कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु और हैदराबाद के विमानपत्तनों पर परिनियोजित किए जाने की प्रक्रिया में है। आपको बता दें कि ये प्रणाली नागरिक विमानन मंत्रालय की डीजी यात्रा पहल के तहत परीक्षण के अधीन है। डीजी यात्रा यात्रियों के निर्बाध यात्रा अनुभव के संवर्धन के लिए और साथ ही साथ सुरक्षा में सुधार करने के लिए एक संयोजित तंत्र की परिकल्पना करती है। फेशियल रिकॉग्निशन किसी व्यक्ति के चेहरे के माध्यम से उसकी पहचान करने या पुष्टि करने की पद्धति है। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करके फोटो, वीडियो या रियल टाइम में लोगों की पहचान की जा सकती है। एफआरटी के उपयोग की बात करें तो ये प्रवेश बिंदु, सुरक्षा जांच, विमान में प्रवेश आदि जैसे चेक पॉइंट्स पर स्वचालित प्रक्रिया को संभव बनाती है। अपराधियों, अज्ञात शवों या लापता या पाए गए बच्चों एवं व्यक्तियों की बेहतर पहचान स्थापित करती है। ये बायोमेट्रिक उपस्थिति या प्रमाणीकरण भी दर्ज करती है। हालांकि एफआरटी से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं,
जैसे एफआरटी निजता पर एक आक्रमण है, जहां पर निगरानी बिना सहमति या कैमरे में मौजूद व्यक्ति को सूचित किए बिना की जाती है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक का संभावित रूप से राज्य प्रायोजित जन निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। डेटा सुरक्षा कानून, सुदृढ़ निगरानी सुधार और एक विशिष्ट एफआरटी विनियमन का अभाव भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा पहचान में निम्न स्तरीय सटीकता भी इससे संबंधित मुद्दा है। इसके अलावा वर्तमान में विश्व भर में सरकारों और निजी फर्मों द्वारा उपयोग किए जा रहे फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक को बायोमेट्रिक तकनीकों में न्यूनतम हस्तक्षेपकारी माना जाता है। एफआरटी के तहत अभिग्रहण किया जाता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता छवि को कैप्चर करना है तथा ये मौजूद छवियों को स्कैन करके या कैमरों का उपयोग करके किया जाता है। इसके बाद निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि इसके बाद विशिष्ट चेहरे का डेटा सैंपल में से निकाला जाता है। उसके बाद कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि डेटा की डेटाबेस के साथ तुलना की जाती है। चौथा है मैचिंग यानी सुमेलन। सॉफ्टवेयर तब ये तय करता है कि नमूना डेटाबेस में से किसी भी तस्वीर से सुमेलित है या नहीं। कुछ स्थानों पर ऐसी प्रणालियां प्रयुक्त की जा रही हैं या की जा सकती हैं, जैसे कि विमानपत्तन, रेलवे स्टेशन, बैंक और वित्तीय संस्थान, स्टेडियम या खेल मैदान, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी कार्यालय या व्यावसायिक प्रतिष्ठान। अगली खबर पेपर 2 से संबंधित है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों ने वित्त वर्ष 2019-20 में 3,429.56 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 4 राष्ट्रीय दलों भाजपा, कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने वित्त वर्ष 2019-20 में अपनी कुल आय का 62.92% चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एकत्रित अनुदान से अर्जित किया है। चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्ष 2017 के केंद्रीय बजट में घोषित चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त धारक लिखत हैं। इनका उपयोग राजनीतिक दलों को अनामित रूप से धन दान करने के लिए किया जाता है। चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में विक्रय किए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक उनके विक्रय के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है। कोई भी राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत है और जिसने हालिया आम चुनावों या विधानसभा चुनावों में से कम 1% मत प्राप्त किए हैं, वो चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है। दानकर्ता बॉन्ड खरीद सकते हैं और बाद में अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान कर सकते हैं। उस बॉन्ड को वो दल 15 दिन के भीतर अपने सत्यापित खाते के माध्यम से भुना सकता है। एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा आरोपित नहीं है और यदि कोई राजनीतिक दल 15 दिनों के भीतर बॉन्ड को भुनाने में विफल रहता है तो एसबीआई द्वारा उन बॉन्ड्स को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया जाता है। अगली खबर आरक्षण के मुद्दे से जुड़ी है। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने के केंद्र के निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय की अनुमति जरूरी होगी। जुलाई में केंद्र ने अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% कोटा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को अधिसूचित किया था। अखिल भारतीय कोटा योजना वर्ष 1986 में आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत किसी भी राज्य के छात्रों को किसी अन्य राज्य के श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अधिवास प्रमाण पत्र की अर्हता से मुक्त और योग्यता आधारित अवसर प्रदान किए जाएंगे। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू किया गया था। ये संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 शामिल करके नौकरियों एवं शिक्षा में आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय में इस संशोधन को इस तर्क पर चुनौती दी गई थी कि ये 50% की सीमा का उल्लंघन करता है और इंदिरा साहनीवाद में निर्धारित नियम के विपरीत है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी भी उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। केंद्र ने संशोधन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया कि 50% आरक्षण की सीमा केवल अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत प्रदत्त आरक्षण पर लागू होगी तथा ये अनुच्छेद 15(6) पर लागू नहीं होगी।
7 हिमालयी जल विद्युत परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने के लिए मंत्रालयों ने सहमति व्यक्त की है। वर्ष 2013 की उत्तराखंड की बाढ़ के बाद से हिमालयी जल विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर जारी वाद के तहत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया गया था। इसके अनुसार 7 परियोजनाओं को मुख्य रूप से इस आधार पर निर्माण कार्य पूरा करने की अनुमति दी गई है कि वे 50% से अधिक पूर्ण हो चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं विष्णुगढ़ पीपलकोटी अलकनंदा नदी, तपोवन विष्णुगढ़ धौलीगंगा नदी पर, सिंगोली भटवारी मंदाकिनी नदी पर, फाटा बुयोंग मंदाकिनी नदी पर, टिहरी चरण 2 भागीरथी नदी पर, मध्य महेश्वर गंगा पर और कालीगंगा द्वितीय कालीगंगा नदी पर। हालांकि गंगा के ऊपरी खंड में किसी अन्य नई परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को पर्यावरणीय नियमों का पालन करना होगा, जो नदी को निर्मल या स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए वर्ष भर नदी में न्यूनतम प्रवाह निर्धारित करते हैं। देश की कुल 1,48,700 मेगावाट जल विद्युत क्षमता में से भारतीय हिमालयी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 79% है। हालांकि अभी तक केवल 16% का ही उपयोग किया जा सका है। आइए अब आपको बताते हैं कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भारतीय हिमालयी क्षेत्र पर हिमालयी जल परियोजनाओं के निर्माण का क्या प्रभाव होगा। भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भूमिगत निर्माण के साथ सुरंगों में विस्फोट भूस्खलन या ढलानों की अस्थिरता को प्रेरित करता है। इससे सड़कों, खेतों, घरों आदि को क्षति पहुंचती है। जल भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्प्रिंग्स या उष्ण जल स्रोत और भूमिगत जल स्रोत सूख सकते हैं। नदी तटों पर मलबा इत्यादि एकत्रित होने से नदियों में गाद की मात्रा में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाएं जैसे अकस्मात बाढ़, हिमनद झीलों का टूटना और मेघ प्रस्फुटन इस क्षेत्र में व्यापक क्षति पहुंचाने वाले प्रभावों में और वृद्धि कर देती है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। हाल ही में भारत को अबिजान, आइवरी कोस्ट में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में यूपीयू की प्रशासनिक परिषद के लिए चयनित किया गया है। वर्ष 1874 में स्थापित यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसके 192 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी गैर सदस्य देश यूपीयू की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, बशर्ते की सदस्यता के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध को यूपीयू के द्वारा कम से कम 2/3 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यूपीयू का उद्देश्य डाक सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की स्थापना और डाक मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार कार्यालय पोर्टल। केंद्र एक विशिष्ट रोजगार कार्यालय स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इसे अस्थायी रूप से सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी अर्थात सेकर्ड नाम दिया गया है। ये रोजगार सुविधा प्रदान करने वाला एक वेब पोर्टल है। ये रोजगार की तलाश करने वाले सक्षम या समर्थ वरिष्ठ नागरिकों को संभावित नियोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करता है। गिग अर्थव्यवस्था प्रतिरूप से प्रेरणा लेते हुए इस पोर्टल पर विभिन्न कार्य प्रतिरूप जैसे कि पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांस और लोक कल्याण जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे। अल्पकालिक रोजगार, शिक्षण और परामर्श संबंधी नौकरियों की पहचान वरिष्ठ नागरिकों को उत्पादक रूप से संलग्न करने के तरीकों के रूप में की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन। भारत उर्वरक और परिशोधन में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को अधिदेशित करने पर विचार कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से उर्वरक उत्पादन के लिए आवश्यक अमोनिया और प्राकृतिक गैस के आयात में कमी आएगी। हाइड्रोजन के प्रकारों की बात करें तो कम कार्बन उत्पन्न करने वाला ब्लू हाइड्रोजन है, जो कि CH4 यानी मीथेन से निर्मित है। इसमें CO2 का अभिग्रहण और संग्रहण होता है। और दूसरा है ब्राउन हाइड्रोजन, जो कि कोयले से निर्मित है। ये वायुमंडल में CO2 का उत्सर्जन करता है। वहीं शून्य कार्बन में ग्रीन हाइड्रोजन का स्थान आता है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से निर्मित CO2 का उत्सर्जन नहीं करती है। वहीं ग्रे हाइड्रोजन मीथेन से बनी होती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। ग्रीन हाइड्रोजन को विद्युत अपघटन यानी जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने की प्रक्रिया की मदद से उत्पादित किया जाता है। इस विद्युत अपघटन प्रक्रिया में नवीकरणीय स्रोतों से जनित विद्युत का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। लागत प्रतिस्पर्धी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन आरंभ किया गया है। टाइगर बफर जोन। इस मॉनसून में बफर में सफर कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए 6 टाइगर रिजर्व्स के
बफर क्षेत्र को खोले जाने से राज्य को 26 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। ये 6 टाइगर रिजर्व पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और सतपुड़ा है। टाइगर रिजर्व को कई क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे इसमें कोर क्षेत्र मानव हस्तक्षेपों से मुक्त होते हैं, बफर क्षेत्र संरक्षण उन्मुख यानी कुछ प्रतिबंधों वाले भू क्षेत्र होते हैं और वन्य जीवों के लिए गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। आइए बात करते हैं एकीकृत पनडुब्बी रोधी युद्धक रक्षा सूट। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिप्राप्ति की क्रय और विनिर्माण श्रेणी के तहत 14 एकीकृत पनडुब्बी रोधी युद्धक रक्षा सूट की खरीद के लिए एक भारतीय फर्म के साथ अनुबंध किया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट्स यानी IADS एकीकृत क्षमता से लैस और जलीय सतह के नीचे कार्य करने में सक्षम एक अत्याधुनिक उपकरण है। ये विस्तृत रेंज में शत्रुओं की पनडुब्बियों और टॉर्पीडो का पता लगाने के साथ साथ शत्रु पनडुब्बियों द्वारा दागे गए टॉर्पीडो की दिशा में परिवर्तित कर सकने में सक्षम है। ये एक बहुउपयोगी प्रणाली है। इसे लघु, मध्यम और बड़े सभी प्रकार के युद्धपोतों से संचालित किया जा सकता है। सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लाई। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने 3 अलग आकाश गंगाओं के ऐसे 3 विशालकाय ब्लैक होल्स के विलय की पुष्टि की है जो एक साथ मिलकर एक तिहरे सक्रिय गैलेक्टिक न्यूक्लाई का निर्माण कर सकते हैं। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाई कई आकाश गंगाओं में इतने अधिक चमकीले नाभिक होते हैं जो उनके मध्य क्षेत्र को शेष आकाश गंगा के क्षेत्र के प्रकाश की तुलना में अधिक चमकदार और प्रकाशमान बनाए रख सकते हैं। ऐसे नाभिकों को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाई कहा जाता है। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाइज का अधिकांश ऊर्जा उत्पादन एक गैर तापीय प्रकार के उत्सर्जन पर आधारित होता है। अनेक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाई एक्स-रे, रेडियो और पराबैंगनी विकिरण के साथ साथ प्रकाशीय विकिरण के भी शक्तिशाली उत्सर्जक होते हैं। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। किलाउआ ज्वालामुखी, हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका। हवाई ज्वालामुखी वेधशाला के वैज्ञानिकों ने किलाउआ के शिखर पर स्थित क्रेटर के दक्षिणी भाग में भूकंपीय घटनाओं तथा वहां की भूमि के उभार में वृद्धि का पता लगाया है। किलाउआ ज्वालामुखी एक शील्ड ज्वालामुखी है। ये पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये हवाई राष्ट्रीय उद्यान के बिग आइलैंड पर स्थित है। हवाई मध्य प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत मोनालोआ हवाई में ही स्थित है। पर्ल हार्बर भी यहीं स्थित है। साथ ही ओहू द्वीप सहित कई द्वीप भी अवस्थित हैं। आपको बता दें कि पर्ल हार्बर स्थलरुद्ध बंदरगाह है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा हमला किया गया था। इंडोनेशिया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने दक्षिण सुलावेसी इंडोनेशिया में एक विशिष्ट मानव वंशावली से संबंधित एक 7200 वर्ष प्राचीन महिला आखेटक संग्रहकर्ता के कंकाल की खोज की है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये लगभग 17,508 द्वीपों के साथ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। दीपोर बील, असम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के तहत 294 मीटर से 16.32 किलोमीटर की सीमा के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। आपको बता दें कि इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 148.9767 वर्ग किलोमीटर है। दीपोर बील असम की सबसे बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के साथ साथ राज्य का एकमात्र रामसर स्थल भी है। इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना अनियोजित शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों और अत्यधिक जैविक तनाव को सीमित या कम करने में मदद करेगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त हुआ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।